हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास की अवधारणाएं। ठीक है ना। अगर आप टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हमें बाल विकास के सिद्धांत या बाल विकास के पक्ष या बाल विकास की अवस्थाओं को समझने से पहले हमें बाल विकास की अवधारणा को समझना बहुत ही आवश्यक है। तभी हमें आगे की चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो हम इस टॉपिक में सबसे पहले बात करते हैं बाल विकास आखिर होता क्या है। ठीक है ना। बाल विकास की क्या अवधारणा है, बाल विकास क्या होता है। तो बाल विकास का तात्पर्य बालक के विकास की प्रक्रिया से है। बालक के विकास की प्रक्रिया जो है ना, वो गर्भावस्था से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक चलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि विकास की प्रक्रिया कब से शुरू होती है और कब से अंत होता है, तो आप कह सकते हैं कि बाल विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। विकास के साथ अभिवृद्धि भी जुड़ा होता है। अभिवृद्धि या वृद्धि, अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि अभिवृद्धि क्या होता है। ठीक है ना। अतः हम कह सकते हैं कि विकास सभी अभिवृद्धियों का योग होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर से क्वेश्चन मिलते हैं आपको। ठीक है ना। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको अभिवृद्धि एवं विकास दोनों में अंतर पता होना चाहिए। तभी आपको बाल विकास के सिद्धांत व बाल विकास के पक्ष व बाल विकास की अवस्थाएं समझ में आएंगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अभिवृद्धि क्या होती है। ठीक है ना। तो अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे के आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। अभिवृद्धि का क्षेत्र जो है वो सीमित होता है। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अभिवृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती है, अभिवृद्धि बाह्य होती है। दोस्तों, अतः हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि जो होती है हमें दिखाई देती है। जैसे हम आकार में जिस प्रकार की वृद्धि होती है, हमारे शरीर में भी जो वृद्धि होती है, वह सभी अभिवृद्धि के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। अभिवृद्धि को हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फिर विकास क्या होता है। अगर हम विकास की बात करें तो विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो आजीवन चलती है। हमारा शरीर जो है वो एक समय ऐसा आता है, उसके बाद रुक जाता है, उसके बाद हमारी लंबाई या हमारे शरीर की ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन जो विकास की प्रक्रिया है वह निरंतर चलती है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि विकास आंतरिक होता है। विकास आंतरिक होता है। शारीरिक विकास, जिसे हम अभिवृद्धि भी कह सकते हैं, और मानसिक विकास, इन दोनों को मिलाकर ही हमारा विकास बनता है। ठीक है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि विभिन्न अभिवृद्धियों का योग ही विकास होता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि बाल विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत क्या कहते हैं कि किस प्रकार से बालक का विकास होता है, कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं बालक के विकास में। तो हमें बाल विकास के सिद्धांत को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद हम बाल विकास के पक्ष व बाल विकास की अवस्थाओं को पढ़ेंगे। क्योंकि जब तक आपको सिद्धांत नहीं पता होंगे तब तक आपको विकास की प्रक्रिया अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ सकती। तो हम बात करते हैं कि बाल विकास के सिद्धांत आखिर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है बाल विकास का, वह कहता है कि निरंतर विकास का सिद्धांत। ठीक है ना। तो वह क्या कहता है? सबसे पहला जो सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत, यह कहता है कि विकास की जो प्रक्रिया है वह निरंतर चलती है, कभी रुकती नहीं है। ठीक है ना। विकास की जो प्रक्रिया है वह कभी धीमी हो सकती है तो कभी तेज हो सकती है, लेकिन हमेशा चलती रहती है जब तक कि वह अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाती। विकास कभी भी रुकता नहीं है। व्यक्ति के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, अतः हम कह सकते हैं वह आकस्मिक नहीं होते हैं, वह धीरे धीरे होते हैं। विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती है। यह हुआ हमारा पहला सिद्धांत। अब हम दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। दोस्तों, समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जाति अपनी ही जाति के प्रतिमान का अनुसरण करती है।
यही कहता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। जैसे हम समझ सकते हैं कि जैसे जो मनुष्य होता है उसकी जो संतान होती है वह चाहे अमेरिका में पैदा हो या इंडिया में पैदा हो, उसके जो शरीर का प्रतिमान होता है वह सेम ही होता है, ठीक है ना। तो यही कहता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं कि एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? इस सिद्धांत के अनुसार बालक जो होता है वो एकदम से अपने शरीर या अपने अंग को चलाने में परफेक्ट नहीं हो जाता। जैसे अगर उसे उंगली चलानी है, बालक होता है उसे उंगली चलानी है, तो सबसे पहले वह अपने पूरे हाथ को चलाता है। उसके बाद में उस हाथ के विभिन्न अंगों को चलाना सीखता है और तत्पश्चात वह एक उंगली को चलाना सीख पाता है, ठीक है ना। एक एक करके सीखना। तो यही एकीकरण का सिद्धांत होता है कि एकदम से उसे उंगली चलाना नहीं आ जाता। पहले वह हाथ को चलाता है, फिर हाथ को मोड़ता है, फिर कलाई को मोड़ता है, उस तत्पश्चात वह अपने एक अंग को चलाने में सफल हो पाता है। यही कहता है एकीकरण का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? इस सिद्धांत के अनुसार विकास की सभी दशाएं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, यह सभी जो होती हैं ना वो एक दूसरे से संबंधित होती हैं। यही है परस्पर संबंध का सिद्धांत। हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे कोई बालक अगर शारीरिक, मानसिक तौर पे अगर वह तेज है तो उसका सामाजिक विकास भी तेज होता है। जैसे जिन बच्चों की बुद्धि अधिक होती है उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक यह सभी विकास तेज होते हैं। तो यही होता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। जो शारीरिक और मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक यह सभी विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो यही कहता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। हम बात करते हैं बुद्धि और विकास की दर समान नहीं रहती। यह सिद्धांत कहता है कि बुद्धि और विकास की दर समान नहीं रहती। जैसे शैशवावस्था के शुरू के वर्षों में यह गति कुछ तीव्र होती है, परंतु कुछ वर्षों के बाद यह मंद हो जाती है और पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इस गति में तेज वृद्धि होती है, परंतु यह अधिक समय तक नहीं बनी रहती। इस प्रकार बुद्धि और विकास की गति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किसी भी अवस्था में एक जैसी नहीं रह पाती। जैसे शैशवावस्था में क्या होता है, हमारी वृद्धि बहुत अधिक होती है, लेकिन जो विकास की प्रक्रिया है वह बहुत स्लो होती है। उसके बाद किशोरावस्था में पुनः वृद्धि की प्रक्रिया तेज हो जाती है और विकास की प्रक्रिया स्लो हो जाती है। और जब हम प्रौढ़ावस्था में बढ़ते हैं तो वृद्धि की प्रक्रिया स्लो हो जाती है और विकास की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इस प्रकार वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में कोई संबंध नहीं होता है, यह एक समान नहीं रहती है। अगला सिद्धांत कहता है कि वैयक्तिक अंतर। जो अगला सिद्धांत है हमारा वह है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। अब वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे दो बालक हैं, ठीक है ना, उन दोनों बालकों की बुद्धि और विकास कभी भी एक समान नहीं हो सकता। यही है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। आप दो बालक को ले लीजिए, कभी भी उनका बौद्धिक स्तर या उनका विकास कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। तो यह हुए हमारे बाल विकास के सिद्धांत। अब यह कुछ मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने बाल विकास के सिद्धांत दिए हैं। ये तो थे हमारे सामान्य रूप से सिद्धांत जो थे, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से वृद्धि और विकास के सिद्धांत दिए हैं और वह सिद्धांत हमेशा एग्जाम में आते हैं और वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह हम एक एक करके डिटेल में उनको पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। जैसे हुआ हमारा पहला जो सिद्धांत है फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत। इस सिद्धांत से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। यह सब क्या है? ये सब विकास के ही तो सिद्धांत हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये इससे भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं। इन्हें हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत, इन्होंने यही तो बताया है कि किस प्रकार से भाषा का विकास होता है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो इन सभी ने विकास की बात की है, विकास बताया है कि किस प्रकार से कौन सी उम्र में कौन सा विकास होता है। नेक्स्ट है कॉलरवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है ना। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो इन सभी सिद्धांतों को हमें डिटेल में पढ़ना है दोस्तों। आगे जो अब हमारे टॉपिक होंगे वह होगी बाल विकास की अवस्थाएं, ठीक है ना। बाल विकास की अवस्थाएं, वैसे तो अवस्थाएं आपको सभी को पता है कि 0 से 6 वर्ष की आयु को हम शैशवावस्था कहते हैं, 6 से 12 को हम बाल्यावस्था कहते हैं,
और 12 से 18 को हम किशोरावस्था कहते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन इन अवस्थाओं से आता है तो ऐसे नहीं पूछा जाता। जब भी क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछा जाएगा कि बाल्यकाल किसे कहते हैं, ठीक है ना, पूर्व किशोरावस्था किसे कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था किसे कहते हैं। तो इन सभी अवस्थाओं को हमें डिटेल में पढ़ना है। और जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अपने अपने अनुसार इन अवस्थाओं का वर्णन किया है। जैसे रॉस ने अपना अलग किया है, हरलॉक ने अपना अलग किया है, और भारतीय शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार अलग है। तो उन सभी अवस्थाओं को हमें पढ़ना है। तो अगला टॉपिक होगा हमारा बाल विकास की अवस्थाएं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।